बस हुआ बड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के एपिसोड 3 में। अभी तक हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिले कि कैसे इस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को हम बेस्ट से बेस्ट बना पाए। जो भी हम सबके लिए प्रॉब्लम आती है, और आजकल तो बच्चों को लेकर जो भैया ने भी लास्ट टाइम हमको बताया था कि हम चैलेंज वर्ड बोलते हैं, तो वो चैलेंज नहीं है, किस तरह से उनकी ब्यूटीफुली हम ग्रोथ कर सकते हैं, हम सभी ने सीखा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज भी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मोहित गुप्ता। ओम शांति। हेलो भैया, ओम शांति। आप अभी जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्यरत हैं एज ए प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट और 35 इयर्स से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ इन्होंने हर तरह के, हर फील्ड में लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच किया है, बहुतों के जीवन को, बहुतों के मनों को टच करा है। इसी ज्ञान के थ्रू अपनी साइंस और स्पिरिचुअल नॉलेज को इतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट किया है अपनी लाइफ से और बहुतों की लाइफ में। तो हम आज ऐसे ही एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े हैं और हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं वीके मोनिका गुप्ता। हेलो दी, ओम शांति। आप आईटी कंपनी की इंटरैक्टिव बीज हैं, बीज की डायरेक्टर हैं और आप भी 35 इयर्स से, यानी अपने बचपन से आप दोनों भाई बहन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और आपने भी बहुत ही ब्यूटीफुली दोनों लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को भी और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस किया है और जिसे कहते हैं जीवन के बड़े से बड़ी सफलता को प्राप्त किया है। और इसी चीज को, मतलब इस एग्जाम्पल को सब देखकर आप लोगों का वो अनुभव भी सुनना चाहते हैं और आप लोगों ने जो जीवन से सारा सीखा, कैसे वही निचोड़ हम अपने बच्चों को दे सके। तो आप सबका हार्टली वेलकम है। ओम शांति। ओम शांति और बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर शिखा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस तीसरे सत्र। बहुत सुंदर अभी गीत चल रहा था, ये मत कहो खुदा से कि हमारी मुश्किलें बड़ी हैं, हम मुश्किलों से बड़े। और इसको जब हम सुनते हैं तो एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है कि एक बारी एक मंदिर में पत्थर लगा हुआ था और एक मूर्ति का पत्थर था। तो मूर्ति का पत्थर और मंदिर की जमीन पे लगे हुए पत्थर जो है वो आपस में बात कर रहे थे। तो जमीन पे लगा हुआ पत्थर मूर्ति के लगे हुए पत्थर से बोलता है कि भाई देखो बहन, मेरी किस्मत देखो कि आज मैं तो जमीन पर लगा हूं और लोग आकर मेरे ऊपर तो पांव रखते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर आकर लोग माला चढ़ाते हैं, तुमको पूछते हैं, जबकि हम दोनों एक ही जगह से आए हुए हैं। तो मूर्ति पे लगा हुआ जो पत्थर था वो भी उससे बोला कि बहन तुम कहती तो बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हें ध्यान होगा कि जब हम पहली बार खदान से निकलकर मंदिर जब ये बन रहा था यहाँ पर आए थे तो हमको हथौड़े मारे जा रहे थे, तुमको भी हथौड़ा मारा जा रहा था, लेकिन तुमने कुछ हथौड़ों के बाद ही अपने आप को
तोड़ दिया अपने आप को, अपने आप को मोल्ड करने से मना कर दिया, स्वीकृति नहीं दिया, या तुमको कष्ट हुआ तो इसलिए उस पत्थर वाले व्यक्ति ने तुमको जमीन पर लगा दिया। लेकिन मैं उस हथौड़े की मार को 1 डेढ़ 2 साल लगातार सहती रही, और आज जब उसके पत्थर और हथौड़ा छेने की मार को मैंने सहा तो मेरा पत्थर से एक बहुत सुंदर मूर्ति का रूप जो है वो निकल आया है। तो मैं जब इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि माता पिता का जीवन भी इसी प्रकार का होता है, चाहे हम उनको एक गोल्डस्मिथ की तरह, सुनार की तरह कहें, चाहे हम उनको एक गार्डनर की तरह कहें, चाहे हम उनको एक मूर्तिकार की तरह कहें, चाहे हम उनको एक कुम्हार की तरह कहें, हम कोई भी संज्ञा आप अपने आप को दे सकते हैं। और परमात्मा भी हमारे साथ इसी यात्रा में होता है, हम उसके बच्चे हैं ना, तो परमात्मा हमारे लिए कुम्हार का भी काम करता है, हमारे लिए मूर्तिकार का भी काम करता है। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि जब सोने को पकाया जाता है, जब गोल्ड की ज्वेलरी को बनाया जाता है, उसको अग्नि में जलाया जाता है, तो अग्नि में जलाते हुए ये समझना बहुत आवश्यक है कि अग्नि में जलाते हुए वो हीट जो है वो ना केवल सोने को जलाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ताप जो है उसके सुनार को भी लगती है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जब हम पेरेंटिंग करते हैं और पेरेंटिंग करते करते जीवन में कुछ कुछ कभी हताशा आ जाती है, कुछ कुछ परेशानियां आ जाती हैं, और हम सोचते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, लगता तो नहीं ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है हमको, और ऐसी ऐसी भावनाएं हमारे मन में आती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जीवन में धैर्यता रखना और जीवन में समय का ये बहुत आवश्यक है। ये पेरेंटिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा सुंदर, जिसे कहते हैं चित्रकार की तरह आप लोग हैं, कि हम अपने जीवन में अगर धैर्यता रखते हैं तो छोटी सी छोटी चीज को भी और बड़ी से बड़ी समस्या को, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, उसको हम सहज रूप से उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पहले 2 सत्रों में भी बात की, और पिछली बार हमने वाइब्रेशंस की बात की, और आप लोगों ने कोशिश जरूर की हो, लेकिन उसी बात को बढ़ाते हुए मैं आपको जरूर ये बात बताना चाहूंगा कि आज बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले इस यात्रा को बढ़ाने से पहले अपने मूड को चेक करें कि क्या हम पेरेंटिंग करते हुए हम उसको एक जंग के रूप में तो नहीं ले लेते, क्या एक कंपटीशन के रूप में तो नहीं ले लेते, क्या हमको ऐसी फीलिंग तो नहीं आती कि हमारे बच्चे हमारे साथ compete कर रहे हैं, हम तो थक जाते हैं, वो तो सुनते ही नहीं है, उनके संस्कार बहुत कड़े हैं। और जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए तो आप वो मूर्ति वाली बात सामने ले आइए कि कुछ मूर्तियां जल्दी बन जाती हैं और कुछ मूर्तियों को धीरे 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 प्यार से तराशा जाता है। और जितना सुंदर आप तराशते हैं, जितनी ज्यादा आप मेहनत है, उतनी ही खुशी आपको प्राप्त होगी जब आपके बनाई हुई, आपकी रचित मूर्ति जो है आपके सामने हो। और ये एक कुशल चित्रकार का, एक कुशल सुनार का कर्तव्य है कि वो अपना संयम बना के रखे, अपने आप हताश ना करे, अपने आप को परेशान महसूस ना कराए। तो सदा पेरेंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में एंजॉय करते रहे। आज मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि पेरेंटिंग में कई बारी एक चीज जो हम लोग बहुत कॉमनली करते हैं वो है कंपैरिजंस और वीकनेसेस। कभी कभी बच्चे हमारे पास आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद भी देखिए ना, यदि आपके साथ कोई खड़ा हो और आपको कोई व्यक्ति किसी के साथ कंपेयर करे, मजाक नहीं करे या बात बात नहीं करे, तो हमको कैसा लगता है? खराब लगता है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को कंपेयर करते हैं तो हम उसको बता देते हैं कि या तो वो सुपीरियर है या वो इंफीरियर है। हम ये दो क्वालिटीज को, प्री कंसीव्ड नोशंस को हम लोग लेकर चलते हैं, और जैसे ही हम लोग ये लेकर चलते हैं तो क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति की सेल्फ एस्टीम या तो खराब हो जाती है या बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत आवश्यक है कि जब बच्चे एक कली के समान हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखने के लिए हम कंपैरिजंस और वीकनेसेस को अवॉइड करें। ये दृष्टि जो है हमको ऐसी रखनी है कि अपने बच्चे की चाहे 100 चीजें उसके अंदर ठीक ना हो, लेकिन फिर भी एक बात ऐसी जरूर होगी जो उसकी क्वालिटी को यदि आप अप्रिशिएट करते हैं तो उस क्वालिटी को आप कार्य में लगाते हुए उस बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे की क्वालिटी निखार सकते हैं। कभी कभी हम जब उसकी एस्टीम, उसके जीवन के अंदर बार बार कंपैरिजंस करेंगे, देखो भाई तुम्हारे नंबर ये नहीं आए, उसका बच्चा ज्यादा अच्छा कार्य करता है, हमारे बच्चे के 2% कम आए, उसको चांस कम मिला, इसको ज्यादा मिला, तो ये हमारे बच्चे के अंदर नेगेटिव पर्सनालिटी का एक बीज डालता है, उसकी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है।
और ऐसी बार बार रोक टोक लगाना, कभी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होती हैं, कभी कभी कोई चीज आसान हो जाती है, और कभी कभी किन्हीं प्रॉब्लम को हमको चैलेंज के रूप से लेना पड़ता है। लेकिन ब्लेम को बिल्कुल नहीं हमें अपने पेरेंटिंग के अंदर अवॉइड। क्रिटिसिज्म और ब्लेम जब भी हम करते हैं तो उसके साथ एक और फीलिंग जो आती है, वो तीसरी आती है, वो है गिल्ट की। क्योंकि जब भी हम किसी को ब्लेम करेंगे, जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, तो हम उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसकी 10% की भी जो बैटरी होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन ये चीज स्वयं के लिए भी अप्लाई करती है। ये मैं आज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम कई बार अपने आप को भी ब्लेम कर लेते हैं कि हम इतनी तो कोशिश करते हैं, पर बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। हम तो थक जाते हैं, हमारे अंदर ही कैपेबिलिटी नहीं है। जब हम स्वयं को भी ये संज्ञाएं देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो हमारा मन भी थक जाता है। और जब भी हम ब्लेम और गिल्ट की फीलिंग लाएंगे, तो हमारी अप्रोच सॉल्यूशन फोकस्ड नहीं रहती है, हमारी अप्रोच प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाती है। देखिए ना, एक बड़ी सुंदर सी बात है कि एक बड़ा फलदार जो वृक्ष होता है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उस पेड़ के सामने कितने ही लोग जाते हैं। कुछ लोग जाएंगे उस पेड़ को मारते हुए जाएंगे, कुछ लोग उसके फल को तोड़ देंगे, कुछ लोग फल को, उस पेड़ को पत्थर मार देंगे, कुछ लोग उसको पानी देंगे, और कुछ लोग उसकी पत्तियों को तोड़ देंगे, उसकी टहनियों को तोड़ देंगे। लेकिन वो बड़ा जो वृक्ष होता है, वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। उसके पास 1000 प्रकार के लोग आएंगे, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य क्या करता है, वो छाया ही देता है, वो अपना कार्य लगातार रखता है। तो हमारे यथार्थ गुणों की पहचान जो होती है, उसका यथार्थ गुणों की पहचान यही है कि वो हर परिस्थिति में सेम प्रकार का व्यवहार करता है। तो हम भी तो वृक्ष की तरह है ना। जब पेरेंट्स हैं आप, तो क्या है, वृक्ष की तरह है। तो बच्चे कई बार टफ होंगे, कभी आपको परेशान करेंगे, कभी कभी कोई चैलेंज आपके सामने आएगा। तो उन चैलेंजेस को, उन परेशानियों को आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना है। आप ये सोचिए कि मैं तो फलदार वृक्ष हूं, कोई कुछ भी करे, मेरा बिहेवियर, मेरा कर्तव्य उसी प्रकार का है जैसे एक वृक्ष का होता है। तो आज हम एक संकल्प सभी लेते हैं कि ब्लेम को समाप्त करते हुए हम लोग एक्सेप्टेंस अपने जीवन में बहुत आवश्यक। क्योंकि कभी भी आप ये मत समझिए कि फेलियर है लाइफ। मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होता। या तो सक्सेस होती है या लर्निंग्स होती है। दो ही चीजें हमारे जीवन में सदा हो सकती हैं। फेलियर भी एक लर्निंग है, और हम लर्निंग लेकर चलते हैं तो हम अपने जीवन में आगे चल सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन और अप्रूवल, ये 3 मंत्र आप अपने जीवन में सामने लिखकर रख लीजिए। एक्सेप्टेंस, लेकिन एक्सेप्टेंस बच्चों के लिए ही नहीं, एक्सेप्टेंस स्वयं के लिए भी, कि मैं स्वयं भी बहुत अच्छा हूं। हम अंदर से तो ये बोल रहे हो कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता मैं अच्छा पेरेंट हूं। कई बारी पेरेंट्स ऐसे आएंगे, हमें नहीं लगता हमने पेरेंटिंग अच्छी की है। नहीं, आप एक अच्छे पेरेंट हैं। आज आप यहाँ पर हैं तो यही शो करता है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही एक्सेप्टेंस जब हम अपने मन में लाते हैं कि मैं कर सकता हूँ, अपने आप को अप्रिशिएट और एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हम अपने स्वभाव में, अपने वाइब्रेशंस में, अपने बच्चों में भी हम लोग ये भावनाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि नो ब्लेम, नो गिल्ट, चेक योर मूड एवरी डे। और पेरेंटिंग को जंग नहीं बनाना है। पेरेंटिंग एक ऐसा सुंदर आर्ट है। आप एक सागर की तरह, सागर की गहराई में, सागर में असीम शांति भी होती है, सागर के अंदर प्यार भी होता है, सागर के अंदर समाने की शक्ति भी होती है, सागर को देने की भी शक्ति होती है। जो सागर के अंदर चला जाता है, वो उसके अंदर से रत्न और मोती भी लेकर आ जाता है। लेकिन सागर के अंदर टॉलरेंस की भी बहुत शक्ति होती है। और सागर एक ऐसे पानी की तरह है जो अपने आप को किसी भी पात्र के अंदर मोल्ड कर सकता है। वो अपने आप को जहां पर भी जाएगा उसी का रूप भी ले लेता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम भी अपने आप को एक सागर की तरह ही समझें। मैं समझता हूं कि ये तो कुछ कुछ चिट चैट हम लोग कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपके प्रश्न होंगे, कुछ प्रैक्टिकल बातें होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, कुछ आंसर्स, क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग ले सकते हैं। और फिर हम अगली बार कुछ और ऐसी ही बातों की चर्चा भी करेंगे। तो शिखा बहन, अगर आपके पास कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग इंटरेक्ट करके
डिस्कशन कर सके। ओम शांति। हाँ जी भैया, ओम शांति। क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी पहला क्वेश्चन मैं लूंगी कि एक मदर ने भेजा है कि जब बॉयज बड़े हो जाते हैं लाइक 16, 17, 18 इयर्स के, तो फादर के साथ उनकी थोड़ी ज्यादा कहासुनी होती है, क्योंकि बच्चे जो मतलब बॉयज को थोड़ा सा लगता है कि हमें स्पेस मिले, और वो हर एज के, मेरे ख्याल से गर्ल्स को भी लगता है, लेकिन जो फादर होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से उनको रोकते हैं, टोकते हैं, या थोड़ा सा लाउड भी हो जाते हैं ना कई बार। तो मदर का कहना है कि मदर्स तो सॉफ्ट होती हैं तो वहां पर चल जाता है, लेकिन पापा लोग से ना बनती नहीं है। और वो ये नोटिस करिए कि धीरे धीरे उनके बच्चे के अंदर पापा को लेकर बहुत गुस्सा आ चुका है। तो वो अभी शो उनके सामने नहीं करता, लेकिन पीछे से उनके को क्रिटिसाइज करके या उनकी बातों को मतलब टेढ़ा मेढ़ा कह के। तो मदर कहती है मैं कैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना सकूं। तो ये बड़ी दिक्कत है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत ज्यादा ये बातें बढ़ जाएं। क्या करना चाहिए ऐसे? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर है। अभी हमने क्या देखा, आजकल एक शब्द बड़ा फेमस है और वो शब्द है कि पापा बोलते हैं बेटा हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, और बच्चे बोलते हैं पापा आपका जमाना कुछ और था, हमारे जमाने में इस प्रकार से हुआ। और ये दोनों के जमाने के बीच में एक शब्द जो घुसा हुआ है वो चूहे की तरह, वो है जनरेशन गैप। तो ये जनरेशन गैप को अगर हम लोग हटा लेते हैं तो हमारा लाइफ जो है बहुत सिंपल हो जाएगी। इस शब्द को आप डिलीट कर दीजिए अपनी डिक्शनरी से। अपनी डिक्शनरी से अगर हम डिलीट करते हैं तो फिर हमारे जीवन में जैसे ही ये जनरेशन गैप खत्म होता है तो एक्सेप्टेंस आती है। अब एक्सेप्टेंस, वो कहते हैं कि बच्चे में एक्सेप्टेंस थोड़ी आनी चाहिए, और बच्चे कहते हैं कि माँ बाप में थोड़ी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। तो या तो हम माँ बाप वेट करें कि बच्चों में एक्सेप्टेंस आए, और बच्चे वेट करें कि माँ बाप में एक्सेप्टेंस आए। अगर कोई नहीं करता तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बात आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कुछ बच्चे आपकी बात को सहज रूप से समझ जाते हैं। और मैं जानता हूं कि जब हमारे बाल सफेद होते हैं तो नेचुरली 90% टाइम्स आप राइट हो, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल राइट होगा, लेकिन 10% टाइम बच्चे भी राइट हो सकते हैं। ये भी आपको एक्सेप्ट करना। तो प्यार से अपनी बात को, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता था और कभी कभी अभी भी हो जाता है। हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे अकॉर्डिंग हमारे टाइम में इस प्रकार से होता है। तो हमारे मम्मी डैडी हमको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब हमको कुछ समय बाद महसूस होता है कि नहीं भाई उनकी बात सही थी, और वो बात जब सही हमको महसूस होती है तो प्यार से हम भी कहते हैं कि हाँ आपने ये बात बिल्कुल सही कही थी। तो कई बच्चे बहुत आराम से समझ जाएंगे, कई बच्चे थोड़ा ठोकर खा के समझेंगे, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस की भावना हर प्रकार से सेम होनी चाहिए। और जब वो ठोकर खा के आपके पास दोबारा आए, आपके मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि देखा मैंने कहा था आपको इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत प्यार से सहज रूप से एक्सेप्ट करें उनको। तो ये जनरेशन गैप जैसे जैसे समाप्त होगा ना, तो ये प्रॉब्लम इजीली आपकी लाइफ में आप देखेंगे समाप्त हो जाएगा। इसका बीज भी हमें नहीं पड़ना। मेरा ये स्ट्रॉन्ग मानना है, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इट्स ओनली अवर ईगो। हम अहम को आगे रखेंगे ना तो अहम आते हैं कि मैं राइट हूं, माई वे इज द राइट वे। तो जैसे ही माई वे इज द राइट वे हम कहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। रास्ते दोनों हैं, ये भी रास्ता उधर जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो कभी कभी बड़े से चले जाइए, बच्चों की बात मान लीजिए, कभी कभी हम बच्चे हमारे को। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ही एक इम्पोर्टेंट इसका क्रक्स। दूसरा एक और जो चीज़ मैं इसमें शेयर करना चाहूँगी, कई बारी क्या होता है कि फादर्स को लगता है कि जो सन जिस चीज़ से चल रहा है, गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, ये हमने भी देखा है और तुमसे अच्छा हम जानते हैं। तो जैसा अभी भैया ने भी कहा, मैं भी इस बात पे यही समझती हूँ कि हमें बच्चों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए और इन लड़ाइयों को, इन छोटी-छोटी नाप-झोंक को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए और मम्मी को खासकर यहाँ पर ग्लू का काम करना है। कई बारी क्या होता है कि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है ना, तो मम्मी को यहाँ पर या फॉर दैट मैटर फादर को, चाहे वो कोई भी सेक्स हो, लेकिन इन बातों को ना कभी टेका नहीं देना है। इस बात को रफा दफा बहुत सहज कर देना चाहिए कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे फादर का ना ये था लॉजिक और इसका ये लॉजिक है। तो उस बात को यदि हम बहुत बढ़ाते हैं
तो कहीं ना कहीं वो बात बहुत बड़ी हो जाती है, और बातें बहुत सिंप्लीफाई कर देनी चाहिए। बातें तो मतलब उनका बतंगड़ भी हम ही बना देते हैं, और उनके अंदर बार बार वैल्यू डाल करके हम उस छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना देते हैं। तो बातों को बहुत सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर कुछ भी ऐसा है तो घर में कभी भी कोई चिंतन मनन बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, सिंप्लीफाई कर दो, नहीं उनका ऐसा मतलब नहीं था बेटा, इसमें ये लॉजिक था। और अगर फादर भी ऐसा सोच रहे हैं तो मदर को, हस्बैंड को पैसिफाई कर देना चाहिए। तो यू शुड एक्ट लाइक अ ग्लू यहाँ पर। दैट्स व्हाट माय सजेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस दीदी, थैंक यू, राइट। थैंक यू भैया। अभी हमारे पास कोई और भी हैंड रेस कर रहे हैं, तो हम इनको जरूर चांस देंगे। आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछिए, वो पूछ भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, और टाइप भी करना चाहें करें। इजी रहेगा यार। तब तक हम, हाँ, फिर अपना हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। अभी बच्चों के एग्जाम डेज चल रहे हैं, और बच्चों के एग्जाम्स चलना तो यानी कि पेरेंट्स के चलना, स्पेशली मदर के, वो तो घर में है। पापा लोग तो चिल्लाकर लर्न करना ये करके चले जाते हैं, तो मम्मी लोग बड़ी परेशान है। वो कहती पेपर इनके नहीं हमारे हैं, हमारी तो रातों की नींद उड़ गई है, खुशी खो गई है, क्या करें, कैसे इनको पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कराएं। एक जो सबसे बड़ा कोविड की वजह से रीजन है, या ऑनलाइन एग्जाम्स होना, ऑनलाइन पढ़ाई होना, तो बच्चे भी जो इंटरेस्ट लेके पहले करते थे ना, वो इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो मम्मी लोग की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे उनके अंदर वो चीज जगाएं। बच्चों में वो राइटिंग स्किल नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आधे पेपर के बाद में हाथ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे उनकी वजह से मम्मी पापा में छोटी छोटी लड़ाई हो जाती है कि तुम ध्यान नहीं देते हो, वो कहते तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर क्या करें, और बच्चे वो तो मजे ले रहे तो ये मम्मी पापा की तरफ से मेरे पास एक प्रश्न आया, ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे उनका अंदर से इंटरेस्ट डेवलप करें ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी। भाई देखिए, परिस्थिति को आप परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये सोचिए। हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ले लिया, इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है, इसमें कोई बात ही नहीं। आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है? नहीं है। तो हमको ये चीज करनी है। अब दूसरा ऑप्शन इसके बाद बचता है, खुशी से करें या हम उसको बहुत दुखी होकर करें, जैसा आप अभी महसूस करते हैं। अगर हम खुशी से करते हैं तो हमारे सामने आता है कि भाई ये चैलेंज है, जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। और जिस भी प्रकार से है, बच्चा आपको ऑलरेडी केपेबल है, आप खुद कह रहे हैं कि पहले वो करता था, आप थोड़ा सा आदत कम हुई, हम उनको मोटिवेट करें कि बच्चे ये एग्जाम आप प्रॉपरली देंगे तो अगली क्लास में सहज रूप से जाएंगे। लेकिन आप उसको स्ट्रेस के रूप से लेंगे तो ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी अपने मन की स्थिति खराब कर ली। अपने मन की स्थिति खराब करने के बाद घर के वाइब्रेशंस भी आपने खराब कर दिए। ये दोनों नेगेटिव एनर्जी जो है बच्चों को और नेगेटिव करेंगे, और आपस में लड़ झगड़ के बच्चों का पढ़ने का मन और खराब हो जाएगा, और वो अपने खेल कूद में बिजी हो जाएंगे। इससे बेटर है आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उसको एनर्जाइज करें, उसको कहें कि बेटा इस टाइम पर, इस समय पर आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप इसका अभ्यास करिए, और अभ्यास करके आप एग्जाम देंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो मोटिवेशन और अंदर के संकल्पों को चेंज करना इस वक्त बहुत आवश्यक है। देखिए, जब आपके पास कोई रास्ता इधर नहीं हो, आपको पता है कि इसी रास्ते पे जाना है, तो उस यात्रा को सुखद बनाना या उसके अंदर दुख की महसूसता करना, ये हमारे अपने संकल्पों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बहुत सहज होकर, इजी रहकर, विदाउट एनी स्ट्रेस क्रिएट करे हुए, उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखें, और घर के एनवायरनमेंट को चेंज करते हुए, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चे आजकल के समझदार हैं, वो आपको स्ट्रेस देखकर उसका भी फायदा उठाएंगे और खुद भी वो एंजॉय करने लग जाएंगे। आप रिलैक्स रहेंगे, उनको स्वयं चिंता होगी कि मुझे भी आगे पढ़ना है, प्रोग्रेस तो उन्हीं की है ना। तो इसको तनाव की तरह आप भी मत लीजिए, मेरा ये मानना है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जो आपने कहा ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में फिर कई बारी तकरार हो जाता है कि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं टाइम दे रहे हो, या वो कहते हैं कि तुम नहीं ध्यान दे रहे हो। तो देखिए, फैमिली का जो अर्थ है ना, वो हम सबसे मिलती है। घर की एक एक इकाई उसमें एक अपना जैसे कहते हैं ना, कंट्रीब्यूशन देते हैं। एवरीबडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये उंगली है हमारा, ये हाथ है। अब इस हाथ में अगर लड़ाई हो जाए कि ये तेरा काम है, तेरा काम है, तेरा काम है,
इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के हम काम नहीं करेंगे, हमको सफलता नहीं मिलेगी। सिमिलरली ये घर हमारा, ये बच्चे हमारे, ये परिवार हमारा, फादर हमारे, मदर हमारे, बच्चे हमारे, ये हमने डिसाइड किया है ना, कोई इसमें प्रेशर तो है ही नहीं। तो फिर हर छोटी चीज के लिए एक जंग बना दें, और जंग वैसे भी बड़ी पेनफुल होती है, लड़ाई झगड़ा बड़ा बहुत ही तकलीफमय होता है। तो मेरा मानना ये है कि हर चीज का एक सॉल्यूशन है, और हर चीज का सॉल्यूशन प्यार से, शांति से निकलता है। तो हस्बैंड वाइफ को किसी भी छोटी सी चीज आती है ना, तो यू हैव टू सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस। क्योंकि जैसा भैया ने भी अभी कहा कि बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, उनको बड़ा मजा आता है, उनको ये भी पता है कि आप किस बात से दुखी होते हो, आप किस बात से खुश होते हो। तो बेसिकली आप लोगों ने अपने आप को वल्नरेबल कर दिया बच्चों के सामने, आपने अपना रिमोट कंट्रोल उन बच्चों को दे दिया है। अब उन्हें पता है कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो मम्मी खुश होगी, ये बटन दबाऊंगा तो वो इरिटेबल होगी, डांस करने लग जाएगी, ये बटन दबाऊंगा तो रोने लग जाएगी। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए एम्पावर होकर, सहज, सभी ने गड़बड़ें भी करी हैं, हम भी हमारे जमाने में मस्ती करते थे, लेकिन उनको बड़े प्यार से समझा बुझा करके इंटेलिजेंटली बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे। और दूसरा, एक और चीज उन्हें बताइए कि देखो कितना मजेदार चीज है ना, पहले हम हाथ से काम करते थे, और मैं इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे याद है मेरे एम्प्लॉयज हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कहते थे, मैम आपको ऐसा करना चाहिए, कभी वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, कभी ऐसा करना चाहिए, घर से जो लोग काम करते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो 10 दिन के बाद मेरे पास फोन आने शुरू हो गए कि आप ऑफिस कब खोल रहे हो। तो आई सेड क्यों? कहते हैं घर में बैठे बैठे कमर टूट गई है, कभी कुछ कुछ। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, और वो दुखी होते रहेंगे, एंड दे विल फाइंड आउट प्रॉब्लम्स इन एवरी डैम थिंग। आप उन्हें घर बिठा दो तो अब घर बैठने में उनको कष्ट है, पहले घर नहीं था तब उसमें तकलीफ थी। तो इसलिए बच्चों को एम्पावर करिए कि देखो पहले जब तुम स्कूल जाते थे मजा आता था ना, अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस चीज के भी फन को एंजॉय करो, और इसको एंजॉय करते करते एक नया एक्सपीरियंस लेकर के एम्पावर होते हुए चलेंगे, और नई नई क्लासेस में जाएंगे, नए स्किल सेट्स हम धारण करेंगे। एंड जैसे ही आप इन बातों से, प्यार भरी बातों से मोटिवेट करेंगे। एक और चीज जो हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप दोनों को आपस में बात करनी है तो कभी भी बच्चों के आगे झगड़ा मत करिए। एक दूसरे से कोई समझानी भी देनी है ना, तो अलग से रूम में जाकर बात करिए, क्योंकि दीज पीपल आर वॉचिंग यू पीपल। आप उनके सामने एग्जाम्पलरी हैं। अगर आपने यहाँ पर मम्मी को नहीं सपोर्ट किया, माना वाइफ को नहीं सपोर्ट किया, या वाइफ ने हस्बैंड को नीचा दिखाया, तो दैट इज रॉन्ग। बच्चे इसका एडवांटेज लेते हैं। तो इस चीज को एक समझदारी से, जैसे एक समझदार ड्राइवर होता है ना, उसे दिख रहा है कि सामने वाला ऐसी गाड़ी चला रहा है कि वो ठोकेगा आपको, तो इसमें समझदारी हमारी है ये थोड़ी कि गाड़ी में जाकर के उसके अंदर ठोक दूंगी और ये बोलूंगी कि नहीं वो गलत गाड़ी चला रहा था, मेरा काम क्या है, मैं गाड़ी सही से चला लूं। तो इस तरीके से अगर हम एम्पावर होकर के करेंगे तो आप देखेंगे कि सब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। थैंक यू दीदी। अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास एक के बाद आए जा रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में आप ये बताइए, क्योंकि कई ब्रह्मा कुमारी जो कि हमारे बीकेस भाई बहन हैं ऑलरेडी इस ज्ञान को ले रहे हैं, तो उन लोगों की तरफ से भी ये प्रश्न है कि मान लीजिए वाइफ चल रही है, हस्बैंड नहीं चल रहे हैं, तो अब वो तो बहुत प्यार भरा शांति से अपने बच्चे से बातचीत कर रही है और बच्चे सुन नहीं रहे ढंग से। तो जब मार्क्स कम आते हैं तो हस्बैंड कहते हैं और सुना लो प्यार प्यार से, तुम्हारा कोई प्यार काम नहीं करता। और इसी से मुझे जो लगता है, एक प्रश्न आया है, किसी दादी ने भेजा है कि उनकी बहू 4 साल के पोते को जब वो पढ़ाती है तो बहुत डांट के पढ़ाती है। तो इसका मतलब दादी ज्ञान में है तो उन्हें समझ है कि प्यार से करना है, पर वो बहू को कैसे इस गाइड करें। आजकल तो बच्चे वैसे ही बड़े अपने को मतलब स्मार्ट समझते हैं कि हम खुद कर सकते हैं इनको हैंडल। तो ऐसे में क्या करें कि घर का वातावरण भी शांति से रहे और उनको समझानी भी दी जाए। देखिए, 2 चीजें आपने पूछी कि पहली बात कि मदर ज्ञान में है और फादर ज्ञान में नहीं है।
और मदर बहुत ज्यादा लवफुल है, लेकिन फादर ऑन द कॉन्ट्ररी कहते हैं कि देखो प्यार से समझाओ। तो यहाँ पर अगर हम ज्ञान को भी समझें, तो बाबा ने ज्ञान अर्थात समझ, बाबा इंटेलिजेंस देता है, और बाबा उसी में ही, भगवान जी जो हमें ज्ञान सुना रहे हैं, जिसको हम बड़े प्यार से बाबा कहते हैं, तो वो बड़े प्यार से समझाते भी हैं कि बच्चे लव और लॉ का बैलेंस रखो। ऐसा नहीं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अगर हम एक्सेस कोई भी चीज लेंगे तो वो गड़बड़ है। एक बढ़िया डिलिशियस जिसको हम कह सकते हैं डिश, वो बढ़िया कब बनती है? जब हर प्रकार का न्यूट्रिएंट उसके अंदर या हर प्रकार का इंग्रेडिएंट उसमें सही मात्रा में डाला जाए। तो यदि मैं एक्सेस इंग्रेडिएंट ऑफ लव डाल दूंगी तो भी तकलीफ है। जो मैं बच्चों का फ्यूचर शेप करना चाहती हूँ वो हम नहीं कर पाएंगे। तो लव और लॉ का यहाँ बैलेंस रखें। जहां बात आती है दादी की, तो इसमें यदि दादी समझानी देना भी चाहती हैं, तो जब भी माँ बच्चे बीच में बैठे हों तो कभी इंटरप्ट ना करें, लेकिन बहू को बड़े प्यार से कॉन्फिडेंस में ले जा करके फिर समझाएं कि बच्चे देखो, हम भी बड़े हुए और तुम भी बड़े हुए, तो जब तुम बड़े हुए तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा किया? क्योंकि वो बहू है ना, तो पूछना पड़ेगा कि भाई कैसी अपब्रिंगिंग थी। और हम अपने नाती है, पोता है, धोता है, जो भी है, हम भी अपने छुटकू को एक बहुत अच्छा एम्पावर्ड फ्यूचर देना चाहते हैं। तो बहुत प्यार से यदि आप उसको समझाएंगे और उसको एम्पावर करके समझाएंगे ना, तो वो आपकी बात सुनेगी। लेकिन कभी भी माँ और बच्चे के इंटरेक्शन के बीच में आकर के उसी समय यदि आप ज्ञान देंगे, तो फिर आपका रिलेशन थोड़ा जिसको मैं कहती हूँ सॉल्टिफाइड जैसे होता है ना, कि एक जैसे दरार आती है कि दादी तो ज्यादा लाड दिखा रही है और जबरदस्ती मैं इनको पढ़ा रही हूँ तो मेरे बीच में आकर बोल रही है, तो वो चीज कभी ना करें। इन संक्षेप, अगर आप जैसे बहुत ही संक्षेप में आप अगर समझें, तो मोनिका ने जो बताया वो यही है कि लैंग्वेज ऑफ लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज। और अगर आप कभी भी लॉ को भी उठाना चाहें तो लॉ शुड नॉट गो टू एनी एक्सट्रीम। ये मर्यादाएं, और आज का समय नहीं है कि आप किसी के ऊपर हाथ उठाएं। ये बिल्कुल नहीं। आप किसी प्रकार से पनिशमेंट दे सकते हैं, ये बहुत ओके है कि भाई आपको ये दिया वो बताया, लेकिन उसमें पनिशमेंट देते हुए भी आपके मन की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। मन की स्थिति होनी चाहिए उसके कल्याण के रूप से कि ये बच्चा आगे बढ़े। तो वाइब्रेशंस अच्छी रखें, और जैसे बताया लव की लैंग्वेज प्यार से करें। चीजें धीरे धीरे मोल्ड हो जाती हैं, कुछ चीजें टाइम लेती हैं, कुछ जल्दी। बताइए। नेक्स्ट भैया प्रश्न है, और ये बहुतों का होगा जिनके 2 या 3 बच्चे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का ये होता है कि मम्मी छोटे वालों को ज्यादा प्यार करती है, पापा बड़े वाले को प्यार करते हैं, भैया को मिल रहा है। मम्मी बच्चे आपस में इस चीज से ना एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। और पेरेंट्स कई बार होते हैं कि हम प्यार तो दोनों को ही करते हैं ना, बड़े बच्चे को थोड़ा समझानी तो देनी पड़ेगी, और कि छोटे को। तो ये मेरे पास कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि सबकी यही प्रॉब्लम है कि हम अपने उन दोनों बच्चों में, उन सिबलिंग्स में कैसे बॉन्डिंग क्रिएट करें। वो दोनों तो एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, क्या करें ऐसे में? ये बताइए, बहुतों का प्रश्न है। पहले छोटे वाले आंसर करें, फिर बड़े वाले आंसर। तो मेरा मानना ये है कि नेवर कंपेयर चिल्ड्रन, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा, जब हम पब्लिकली होते हैं ना, तो कई बार हम कंपेयर करने लगते हैं, मेरा ये छोटा वाला है ना, फिर मेरे छोटे, मेरे गोदी में बैठ, या उसको गोदी में बिठा देंगे, उसको कहेंगे तू उधर बैठ जा, या तू उधर जाके खड़ा हो जा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये बच्चे नोट करते हैं। तो इन चीजों का हमें ना बहुत ख्याल रखना है। कभी कोई ऐसी चीज ना करें जिससे हम किसी भी बच्चे की, सी एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोडक्शन किसका है? आपका है ना। तो आपका है तो ये बेहतरीन है, परफेक्ट है, एकदम बहुत अच्छा है। और यदि आपको इनका भाग्य लिखने को दिया जाए तो भी आप परफेक्ट ही लिखेंगे। तो कभी कंपेयर ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी एक को उठाने के लिए दूसरे को ना करें।
या एक को डांटना है तो दूसरे के सामने ना करें। तो हमेशा ना एकता बना करके रखें फैमिली में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको इक्वल प्यार, माना किसी को भी आप दे रहे हैं ना तो पहले, और कभी कुछ ऐसा होता भी है तो हंसी मजाक में निकाल देना चाहिए। इन चीजों को ना कभी भी टेका नहीं देना चाहिए, जो मेरा मानना है कि नहीं पापा ऐसे करते हैं, मम्मी ऐसे करती हैं, या बेटी को बेटी बाप की ज्यादा लाडली होती है या बेटा माँ का लाडला, ये बहुत सारी चीजें ऐसी फैमिलीज में बोली जाती हैं। मेरे ख्याल में देखिए, इस टाइप की चीजों का हमें थोड़ा सा कर्टेल करना चाहिए फैमिलीज में। देखिए ये बहुत ही सहज रूप से आप इसको समझिए कि भले वो बच्चे आपके हैं, भले अब वो भाई बहन या भाई भाई के रूप में आए हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो अलग अलग हम अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपना म्यूजिक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनके संस्कार अलग हैं, उनके पुराने जन्म अलग हैं, उनका व्यवहार अलग होगा। और उन व्यवहारों के अंदर संस्कारों का मिलन लाना, यानी उन दोनों को इकट्ठे करना, ये एक ब्रिज की तरह आप एक्ट करेंगे। तो कंपैरिजन एक चीज हुआ। दूसरा, आप जब छोटे को प्यार दें तो बड़े को भी प्यार दें। तीसरा, जब आप एक को कुछ स्पेशल दिलवाते हैं तो दूसरे को भी वो चीज जरूर उसके हिसाब से जरूर दिलवाएं। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं हर चीज को, बच्चे हर चीज से ऑब्जर्व करेंगे। आपस में माता और पिता जब साथ में बैठे हैं तो वो एक्सचेंज करें रोल्स अपने, कभी वो छोटे को उठा रहे हैं, कभी बड़े को उठा रहे हैं, उसके द्वारा उनके अंदर ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उनकी परफॉर्मेंस अलग हो सकती है, उनका एप्टीट्यूड भी अलग हो सकता है, उनकी स्कूलिंग की कैपेबिलिटीज भी अलग हो सकती है, उनके इंटरेस्ट भी अलग। ये हमारे परिवार में भी था, क्योंकि मैं एक रीजनेबली अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मोनिका का जो था वो आर्टिस्टिक वर्क बहुत, वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वर्क। तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ 3 डॉक्टर बने हैं तो चौथा भी डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ हर बीइंग अ डिसलेक्सिक चाइल्ड, उनको पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो वो सारा अच्छा कुछ करती थी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रहती थी। तो नेचुरली एक बच्चा जो है वो रीजनेबली टैलेंटेड है, हर बारी फर्स्ट आएगा, दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस एजुकेशनल लेवल पे वो कम हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे लोग ये सोचने लग जाएंगे कि ये कम है, ये ज्यादा है। लेकिन हमारे माता पिता ने बड़े प्रॉपर रूप से बैलेंस किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कभी किसी को शो नहीं किया कि ये बहुत बढ़िया पढ़ता है, तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो, ऐसा नहीं। उन्होंने उनकी कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको आर्ट की तरफ लगाया। एंड नाउ शी इज हेडिंग अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, डूइंग मच बेटर देन मेनी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये कैपेबिलिटी, सक्सेस की डेफिनेशन दोनों बच्चों के लिए अलग। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना। जी बिल्कुल, थैंक यू भैया। अभी जो हमने लास्ट टाइम भी वो क्वेश्चंस लिए थे, उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए गैजेट से रिलेटेड। और मुझे जो लगता है भैया कि आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि पेरेंट्स क्वालिटी टाइम दें बच्चों को। तो यहाँ पर भी जो है कि 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, वो गैजेट्स की तरफ है, टीवी की तरफ है, क्योंकि पढ़ लिए फिर कितना पढ़ेंगे, फिर क्या दिखेगा। पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में मान लीजिए कि पेरेंट्स का सच में टाइम है भी नहीं, मम्मी लोग को भी एक्स्ट्रा काम हो गया है, मेड सर्वेंट्स आजकल नहीं है, पापा लोग बिजनेस के लिए ऑफिस में चले गए कहीं कुछ। अब बच्चा क्या करे, उसको कैसे चैनलाइज करें कि वो गैजेट्स की तरफ से हटे। तो कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन करा था जब हमारी ऐसी बात हुई थी, हम फिर दीदी हम क्या करें, पढ़ लिए ना, अब हम क्या करें, कितना टॉयज से खेलें। तो आप बच्चों को भी ये सलाह दें और पेरेंट्स को भी कि कैसे उनको वो चैनलाइज करें। देखिए आजकल एक नई फील्ड आई है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की, यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज की। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अब हम फ्री हो गए हैं तो टेलीविजन, मूवीज और डिजिटल गैजेट्स ही हमारा एक अलग ऑप्शन है। लेकिन आजकल एक बहुत अच्छा ग्रुप है बच्चों का, एक पेरेंट्स का, जो क्या करते हैं अपने बच्चों को नेचुरल स्पोर्ट्स की तरफ डालते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ। दूसरा एक और ग्रुप है जो उनको क्रिएटिव पेंटिंग्स की तरफ डालता है। तीसरा ग्रुप है जो उनको डांस एक्टिविटीज की तरफ डालता है। चौथा ग्रुप है जो उनको म्यूजिक हैबिट्स की तरफ डालता है। तो दीज आर न्यू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जिसकी तरफ आप अपने बच्चों का ध्यान या उनको कोर्सेज करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि बच्चों के साथ बैठकर, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से हमको 24 मिनट भी बच्चों के लिए या 1 घंटा भी हमको अपने बच्चों के लिए नहीं मिले। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप अर्न कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप थोड़ा समय निकालें। और बच्चे, अगर बच्चे भी सुन रहे हैं तो आपको किस चीज में एंजॉयमेंट होता है। आप ये मत सोचिए कि डिजिटल गैजेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन को, आपके हेल्थ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझ कि आपके ब्रेन को भी फटीग कर रही हैं, ब्रेन के हर पार्ट को वो प्रैक्टिकली डैमेज कर। इसलिए आज बैक टू दी बेसिक्स यानी बैक टू नेचुरल ओरिजिनल सेल्फ की तरफ आपको जाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए अलग अलग इन प्रकार की एक्टिविटीज को आप जरूर कीजिए। मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन। हैंड आर्ट या कोई भी चीज जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और जो बहुत सुंदर कहा कि क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी डजंट मैटर बट इट्स द क्वालिटी टाइम। एंड मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, तो समय तो आई थिंक हमें निकालना पड़ता है। वो हमारा भी जमाना था जब हमारे पेरेंट्स बिजी थे, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर प्रोफेशनल्स एंड बोथ ऑफ देम वर डॉक्टर्स। एंड डॉक्टर्स की लाइफ तो एज इज बड़ी हेक्टिक रहती है, एंड मम्मी बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट तो उनकी तो बहुत हेक्टिक रहती थी, तो लेट भी आना। लेकिन फिर भी whatever little time she used to give to us, वो बहुत important है। बड़ा not the quantity matters, it's the quality। and उस quality time में आप बच्चों के साथ ना bonding build कर सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर बहुत important है, बच्चों को empower करना। मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा अच्छा पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली से बाहर गई तो हमें कुछ स्टडी करने के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना था, और मेरे साथ बहुत से मेरे कोलीग्स भी थे, और हम लोगों को होटल में रुकाया था। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स ने बचपन से ही इतना एम्पावर किया हुआ था, या इतनी अंडरस्टैंडिंग हम बच्चों को दी थी हर चीज की। बहुत फ्रीडम से हमको पाला, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी दी हर चीज की, कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फ्रीडम तुम्हारे पास है, यू चूज व्हाट यू वांट टू। तो मुझे अभी भी याद आता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि चलो रात में इकट्ठे बैठ करके कुछ मजे करेंगे, कुछ खेलेंगे। तो वो जो मजे शब्द वाली बात थी ना, वो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। मैंने कहा नहीं, पूरा दिन पड़ा है, हम लोग मजे कर सकते हैं, लेकिन रात को सब अपने अपने रूम्स में जाकर के रिलैक्स करेंगे, सोएंगे। तो वो जो एक फ्रीडम है उसको बच्चे मिसयूज ना करें, यूज करें लेकिन मिसयूज ना करें। मुझे अभी भी याद आता है जब उस जमाने इंटरनेट आया, या फॉर दैट मैटर केबल टीवी आया, तो ऐसा नहीं था कि हम नॉलेज में थे, बीकेस थे, तो प्रोबेबली पापा ने कहा होगा कि नहीं नहीं इनको क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, बच्चे बिगड़ जाते हैं लाने की। ऐसा नहीं था, हमारे घर में भी सबसे पहले वो चीजें आई। और इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि हम ही ने पापा को बोला था कि पापा आप ये सब चीजें क्यों लगा रहे हैं, तो पापा कहते हैं तुम्हारे पास सारी एमिनिटीज होनी चाहिए। तो अर्थ ये है कि वो चीज नहीं है और फिर बच्चे नहीं यूज कर रहे, तो वी आर डीबारिंग देम। लेकिन यहाँ पर यदि आप बच्चों को एम्पावर करें, उसकी वैल्यू समझाएं, कितना कहाँ कैसे, तो आज तो आप उनके साथ हैं, कल वो आप उनके साथ नहीं होंगे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, तो उसमें भी वो बच्चे एक स्ट्रॉन्ग पौधे के समान, एक स्ट्रॉन्ग फलदायक वृक्ष के समान खड़े हो जाएं, एक एम्पावर्ड पर्सनालिटी के समान खड़े हो जाएं। ये आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। आप देखो आज न्यूज भरी हुई है, मतलब अगर हम किसी एक्टर का जो आजकल बड़ा ज्यादा न्यूज में है, आप देखो इतना ऊंचा वो व्यक्ति बना, लेकिन ऊंचा बनने के बाद कर्म हमारे कैसे थे। तो इसलिए इस समय जो आप पौधा लगा रहे हो, उस पौधे को घड़ी घड़ी एम्पावर करो। उनको सिर्फ आपका समय चाहिए, और समय भी कौन सा, वो क्वालिटी बातें, उन बच्चों को कुछ अनुभव युक्त बातें। और ऐसा ही नहीं कि दिस इज जस्ट वन साइडेड ग्रोथ, इट हैज टू बी बोथ साइडेड। कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, और उसमें दोनों के दोनों आप ग्रो कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि ये रिलेशन कितना एम्पावरिंग हो जाएगा। वेरी नाइस दीदी, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत सभी मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को आंसर मिला होगा। मेरे पास अभी 2 टाइप का प्रश्न है। एक है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब मैरिड, तो ऐसे में उनके फादर ने बोला है कि माँ बाप अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य निभाते निभाते कहीं खुद की पहचान गुमा तो नहीं देते, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं, वो मतलब 60s 70s की एज में होते हैं, तो उनका ये प्रश्न है, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स का होगा, कि बच्चे अपनी एक अलग लाइफ हो जाती है, मतलब बहू आ गई, वो सेटल हो गए, और वो बुजुर्ग माँ बाप क्या करें। तो वो
अपने को मतलब कैसे कंप्लीट फील कराएं, उन अपनी लोनलीनेस को कैसे ठीक करें, ये उनका प्रश्न है। आप लोनलीनेस अपने जीवन में लाते ही क्यों? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप अब रिडंडेंट हो गए हैं या आपके उतनी वैल्यू नहीं रही है? ये हमने अपना एक मिसकंसेप्शन बिलीव बना के रखा है कि जब बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, बच्चे कमाने लग गए हैं या बच्चों के घर वाइफ आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम लोग अब हमारी काम या हमारी यूटिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं। एवरी पर्सन हैज एन इम्पोर्टेंट। आप ये सोचिए, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी फलदार हो जाए, लेकिन उसकी जड़ ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जड़ ही तो इंपॉर्टेंट है। जब तक जड़ है तब तक उसके अंदर जान है। तो आप जड़ें हैं। आप अपनी इंपॉर्टेंस को, अपने आप को इतना डाउन क्यों करना चाहते हैं? आप ऐसा सोचिए ही नहीं। हमारे परिवार में, अब मैं एक डॉक्टर बना हूँ, मोनिका एक आईटी प्रोफेशनल है, और हमारे माता पिता जो हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम ये कहें कि नहीं भैया हम बड़े हो गए हैं अब आपको, नहीं नहीं, एवरीबडी हैव देयर रोल। एंड मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे माता पिता हमसे आज भी ज्यादा कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मन की बात है। तभी आप देखिए, आज एक बात अपने साथ लिख कर रखिए, सदा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी बट ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। उम्र से बूढ़ा होना आपको होना ही है, मुझे भी होना है, आपको भी होना है, सबको होना है। कितना अपने मन को ग्रो करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तभी लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आपने देखा अभी कि एक हमारी लेडी है पंजाब की, उनको अभी पद्म श्री भी मिला। इसी प्रकार से एक और लेडी है जो बेसन की बर्फियां बनाकर 86 ईयर्स की एज के अंदर वो बेच रही है। ये क्या है? ये एटीट्यूड, ये सकारात्मकता, ये उनके अंदर करने की चाह है। उनको क्या इच्छा है? उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक और बुजुर्ग लेडी है जो कि 82 ईयर्स की है, उन्होंने मैराथन को जीता है, लेकिन ये अपने कैपेबिलिटीज को कार्य में लगाने की इच्छा है। तो ये चाह ही आपको जीवंत रखती है। जिस दिन हमारे जीने की इच्छा या जिस दिन हमारे अंदर कुछ भी करने का जो जील है, एंथुसियाज्म है, वो समाप्त हो जाता है, उस दिन लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहता। तो दैट इज व्हाई फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। आप खुश रहें, अपने आप में मस्त रहें। डोंट सीक हैप्पीनेस फ्रॉम योर चिल्ड्रन एंड फॉर समबडी एल्स। आपको किसी से किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं अपने आप में एक परिपूर्ण व्यक्तित्व है, मेरा ये मानना है। तो अपनी इंपॉर्टेंस को बना। और हाँ जी, अब छोटा एक मतलब, हाँ जी दीदी आप भी बताइए, आप इसी क्वेश्चंस का कुछ बोलना चाहते हैं? नेक्स्ट मैं बताऊं? Somebody अच्छा, else spoke. Yeah, somebody else spoke. ओके। मेरा अब हम नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो छोटे बच्चों के पेरेंट्स का है, और ये बहुत ज्यादा घरों में है कि बच्चे बहुत ज्यादा शाउट करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, चिल्ला चिल्ला के, मतलब पूरे जैसे कहते हैं ना घर को उठा लेना। और ये मैक्सिमम घरों में हो रहा है। इतना वो कहते हैं मतलब काबू में ही नहीं आते। कई पेरेंट्स कहते हैं हम तो इनको लिक्विड बोलते हैं, अब फैल गए, अब इनको कैसे समेटे हमें समझ ही नहीं आता। और बच्चों की एज है 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, जो कि उनकी शायद बातों को समझ भी ना पाए। तो क्या करें ऐसे में जब वो इतना शाउट करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से आए हमारे पास बच्चे। तो वास्तव में देखा जाए तो शरीर तो हर जन्म में हमको अलग अलग मिल रहा है, लेकिन आत्मा जो है, जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता है, दैट इज ऑलवेज ऑन अ जर्नी। अब हमें नहीं पता कि ये सोल्स जो हमारे घर में आई हैं, इन्होंने पास्ट में कितना कष्ट देखा है। तो मानो उसने पास्ट या उसके पहले वाले जन्म में, क्योंकि दे हैव बीन टेकिंग अम्टीन बर्थ्स, एक बर्थ, दूसरा बर्थ, रीबर्थ के बाद अब वो आत्मा मेरे घर में आई है। तो हो सकता है कि पास्ट के जन्म में कोई बहुत ही कष्टदायक उसने अनुभव किए होंगे और अब वो आत्मा मेरे घर में आई है। तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में हम और सीन नहीं क्रिएट करते। ऐसे में बच्चों को बहुत पीसफुल वाइब्रेशंस देते हैं। दूसरा, जो हमने आपको पिछली बार भी सिखाया था, आई डोंट नो अगर आप लोग उसे यूज कर रहे हैं, और अगर यूज करेंगे तो इन चीजों का बहुत फायदा होगा। तो जब पानी भर के देते हैं बच्चों को तो उसको चार्ज करिए, लिटरली विजुअलाइज करिए कि भगवान की पीसफुल वाइब्रेशंस, प्यार भरी वाइब्रेशंस उस पानी के अंदर जा रही हैं। अपने घर की हर बॉटल को इस चीज से
चार्ज करिए, ट्राई करके देखिए, दिस विल स्टार्ट वर्किंग वंडर्स। अपने घर के जल को एम्पावर करिए, एक चीज। दूसरी चीज, जब मदर्स स्पेशली कुक करती हैं या इवन कुक कर रहा है, तो देखें उस समय का वायुमंडल वातावरण कैसा है। कई बारी हमारे घर में सोप ओपेरास चल रहे होते हैं, कई बारी हमारे घर में जैसे वो भूत वाले जो सीरियल्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, कई बारी हमारे घर में ऐसे सीरियल्स चल रहे होते हैं जिसमें कलह कलेश मचा होता है, और ऐसे में हम भोजन बना रहे हैं। इमेजिन करो क्या वाइब्रेशंस उसमें जाएंगी। तीसरी चीज, कई बारी हम लोग अक्सर अधिक नॉन वेज का सेवन करते हैं, इसका भी मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखो, जब हम किसी भी, हमें ही कोई मारे तो हमारे अंदर से कैसी भय की भावना निकलेगी, रोने की भावना निकलेगी, डर की भावना निकलेगी, हम पसीना पसीना हो जाएंगे। ये तो हमें स्थूल रीति से एक मनुष्य को अनुभव हो रहा है। तो यदि हम उस जानवर की हत्या करके, उसको काट करके अपने घर में लाते हैं और वही भोजन हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो इमेजिन करिए उनकी आत्मा को हम कैसा दर्दनाक भोजन खिला रहे हैं। और ऐसे बच्चे फिर कितना दुख वाली फीलिंग, और जो कहते हैं ना चिल्लाना और ही जैसे आफत मचाना, वो सारा वाइब्रेशंस वायुमंडल क्रिएट होता है। तो इसलिए ये सब तो ध्यान रखेंगे ही कि हम उन्हें क्या फीड कर रहे हैं। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा हिस्टेरिकल होता भी है तो ऐसे में अधिक वाचा में ना जाए। देखो ना, हुआ ना, मैंने कहा था ना तुम ऐसा करोगे तो तुम देखो ना अब ऐसा हो रहा है, इस बात को टेका नहीं दे, शांत हो जाए, चुपचाप साइलेंस में आ जाए। जब आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो किस लिए करेगा रिएक्ट। ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो रोता जा रहा है, आप चुपचाप शांति से जाके बैठ गए। इस पे एक बड़ी अच्छी बात थी, एक बच्चा अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी मुझे नीचे उतारो। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। वो जाके बेचारी बैठी थी, मम्मी ने उसको ऊपर से लिया नीचे, ट्रेन में जा रहे थे, सफर कर रहे थे। अब जब नीचे उतारा तो थोड़ी देर बाद बोला, मम्मी मुझे ऊपर चढ़ाओ। मम्मी ने फिर ऊपर चढ़ा दिया। फिर अब उस बच्चे को खेल लग गया, तो फिर कहता है मम्मी अब नीचे उतारो। तो उस मम्मी ने थक हार के बोला कि तू मुझे एक बारी में बता दे कितनी बारी ऊपर बिठाना है और कितनी बारी नीचे बिठाना है। तो माना आप बच्चे को हर चीज में अगर ओवर रिएक्ट करते हैं ना, तो दे फील कि ओके दे आर वॉचिंग इट और अब मेरा काम सारा हो जाएगा। तो इस चीज में थोड़ा सा गंभीरता से चलेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू दीदी, नाइस। एक थोड़ा दर्द से भरा एक प्रश्न आया है। वो कहती हैं कि माई मदर इज 80 नाउ, आई केम फॉर सम वर्क टू मिडल ईस्ट एंड गो स्टक हियर. Her son and daughter, means my brother and sister, is near her in Mumbai itself, but she is left alone. She felt left alone every day. I gave 1 hour to her speaking over the phone, but she is low. She feels very sad and lonely. How do I console her? मेरे ख्याल से ऐसे आज बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे। इस सिचुएशन का देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नॉट बी वरीड, यू शुड बी कंसर्न्ड. Concern is a positive emotion and worry is a negative emotion. So it's okay to be concerned. That's fine. आप चिंता करेंगी तो वो भी दर्द महसूस करेंगी. अगर आप कंसर्न्ड होंगी तो she will be fine. Can you help it? अब आजकल फ्लाइट्स चल रही हैं, यू कैन डेफिनेटली कैच अ फ्लाइट, आप आ सकते हैं, थोड़ा वेटिंग है, बट उसके सिवाय और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. यू आर ऑलरेडी गिविंग एन एडिक्वेट टाइम. तो आपको अपनी मदर को, उम्र ज्यादा है, ये कंसर्न आपके पास है कि भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यू ओनली हैव टू रिक्वेस्ट योर ब्रदर इन लॉ, और उनको आपको रिक्वेस्ट करना है कि दे विल टेक केयर ऑफ द मदर, एंड मदर को प्यार से समझाना है कि आई विल बी बैक होम वेरी सून. तो शी शुड स्टार्ट लुकिंग टू अ मोर पॉजिटिव साइड कि एक चीज है, बच्चा बिल्कुल सेफ है एंड शी विल बी बैक वेरी सून. तो माँ बच्चों का इंतजार अगर देखती है तो उसको खुशी भी महसूस होती है, लेकिन वो यही देखती रहेगी कि वो दूर चले गए तो उसको दर्द भी महसूस होगा. तो इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से आप लेकर चलिए कि ये सिचुएशन अनमैनेजेबल नहीं है. ये सिचुएशन को हमें टाइड ओवर करना है. एक केवल एक टाइम, एक पीरियोडिक सिचुएशन है, एक छोटी सी बीच की आई हुई सिचुएशन है जो टाइड ओवर कर जाएगी. तो इसलिए आई डोंट थिंक यू नीड टू इवन बी टू मच टॉकिंग अबाउट इट. और
1 घंटे में लगातार बात करने की बजाय मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि यू हैव क्वालिटी 5 to 7 minutes ऑफ कन्वर्सेशन, मे बी 2 or 3 times in a day, कि आज क्या खाया, किस प्रकार से। यू कैन टॉक अबाउट गुड थिंग्स। हर बारी यही पूछना कि मम्मी क्या हुआ, अरे मैं यहाँ फंस गई, आप कैसी हो, आप कैसी हो। नहीं, मम्मी इज फाइन, बिल्कुल। उनको कोई अच्छी चीज बताओ कि आज यहाँ पर इस तरीके से हुआ, आपके यहाँ किस प्रकार से हुआ। चेंजिंग द टॉपिक and diverting attention is one of the finest ways in which you can deal to this. थैंक यू भैया, उनको जरूर अपना आंसर मिल गया होगा। अब यहाँ पर भैया एक प्रश्न मेरे ख्याल से मैक्सिमम पेरेंट्स का है कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि आपने आंसर्स इनडायरेक्टली कई बार अभी दे दिया है, फिर भी पेरेंट्स को है ये हमेशा एक उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे रिस्पेक्ट करें, हमारी बात सुने। और ये पहले तो शायद बड़ी एज में होता होगा, अभी तो शायद ये 9, 10, 11 ईयर्स के बच्चे, टीन एज होने से पहले आज ये मैक्सिमम घरों में प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। तो पेरेंट्स को कुछ ऐसा नुस्खा बताएं कि उनको उनकी रिस्पेक्ट मिल जाए, उनकी खोई हुई, जो हमेशा उसके लिए तड़पते रहते हैं कि भाई कैसे पाए वो। देखिए, एक्सपेक्टेशंस जब भी आप रखेंगे तो आप रखिए, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि मेरे बच्चे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, मेरे बच्चे हैं तो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे बच्चे हैं तो मेरी बात को जरूर मानेंगे, मेरे बच्चे हैं तो मेरे को पानी का ग्लास लाके देंगे, तो मुझे गोली भी देंगे, हो सकता है मेरे बच्चे हैं तो आके मेरे पाँव भी दबाएंगे या मेरे को इतना समय भी देंगे। तो एक्सपेक्टेशंस आप सब रख सकते हैं, एंडलेस सी ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। यू कैन हैव केजीज एंड केजीज किलोज ऑफ एक्सपेक्टेशन। लेकिन उसके साथ एक चीज और जुड़ी है, वो है दर्द। एक्सपेक्टेशन के साथ इनएविटेबली हमेशा एक इमोशन जो जुड़ा होता है वो पेन है। और आपका जो क्वेश्चन है वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आपको पेन मिलेगा। तो इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन जो हम करते हैं उसमें हम लोग अपने आप को एक्सपेक्टेशन से फ्री बनाने की कोशिश करते हैं। अर्थात बच्चे हैं, लेकिन इफ आई स्टार्ट डिमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम देम तो चांसेस है कि बच्चे दें या ना भी दें। जब देंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब नहीं देंगे तो मुझे दुख भी होगा। तो व्हाई नॉट अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर ओन सेल्फ। अपनी आत्मा की रिस्पेक्ट है, अपनी स्व की रिस्पेक्ट में जब हम टिकते हैं, परमात्मा आके क्या करता है, वो हमको यही तो बोलता है ना कि आप कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, आप कितनी महान आत्माएं हो, यू आर केपेबल सोल्स, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप इस विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा, ये सम्मान कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप अपनी रिस्पेक्ट को दूसरे के पास ढूंढने जा रहे हैं तो इसका तो कोई भी सेंस नहीं है। इवन इफ दैट पर्सन इज योर चाइल्ड, उसका कोई भी आज के समय में दरकार नहीं है। आप ये टर्मिनोलॉजीज कि मेरा बच्चा मेरे अकॉर्डिंग, दिस चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मी, ये पॉसिबल नहीं है। आपको समझना चाहिए कि वो बच्चा केवल आपका इस जन्म में आपका बच्चा है, पिछले कई जन्मों के अंदर वो आपका बच्चा हो सकता है नहीं रहा हो, या आप उसके कुछ और। तो वो रिलेशंस गेम्स जो चलते हैं ना, वो अलग अलग। तो स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपर्ली। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में बच्चों का बिहेवियर कैसा भी हो, आपके मन से, आपके बिहेवियर से उनके लिए सम्मान और उनके लिए रिस्पेक्ट प्रॉपर्ली नहीं करना चाहिए। आप अपना कर्तव्य पूरा करें। जब बच्चे ये देखते हैं, दे लर्न एवरीथिंग, वो नहीं भी बोलेंगे ना, दे विल कैच इट। तो जरूर आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत सुख और चैन की महसूसता होगी। आपको अंदर से बार बार ये दर्द नहीं आएगा कि ये बात। टाइम को देखते हुए आज का हम लास्ट प्रश्न रख रहे हैं। ये कई पेरेंट्स का है कि बच्चों में मेडिटेशन की हैबिट कैसे डेवलप करें, क्योंकि उन्होंने लास्ट के एपिसोड में सुना कि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ती है, उनकी स्टडीज के लिए अच्छा है, उनकी सक्सेस के लिए अच्छा है। तो हम उनके अंदर ये कैसे डेवलप करें मेडिटेशन हैबिट, इसका जरा बताइए। मुझे याद है जब हमारे पेरेंट्स ने ये करना शुरू किया था तो हमने उनके अंदर बहुत परिवर्तन देखा। माना पहले क्या होता था कि जैसे ओवर्टली एक ये हमेशा पेरेंट्स को इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे बेस्ट हो, हमारे बच्चे ये करके दिखाएं। तो अक्सर हर एक को होता है, तो हमारे घर में भी जरूर होता था कि बस मेरे बच्चे बेस्ट हो, मेरे बच्चे बेस्ट परफेक्ट एक्ट करें। तो वो जो धीरे धीरे परिवर्तन हमने अपने पेरेंट्स की लाइफ में देखा, क्रोध कम हो गया, जो हर समय इरिटेशन रहती थी कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन वो चीज भी बहुत सुखारत एंड पॉजिटिव होने लगी। उनके जीवन में जब ये परिवर्तन आया तो हम देखते थे वो कुछ पढ़ते रहते थे, कुछ पढ़ते थे या कुछ और करते थे।
तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे ये पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि इससे क्या होगा, तो इससे उन्होंने कहा कि हम गोल्डन एज में जाएंगे। तो हमको अंदर से बस एक वैसे ही बड़ा प्यार से हमने उनको ये प्रश्न पूछा, और मैंने अपने भैया को बोला कि ये दोनों तो गोल्डन एज में जाएंगे, हमको नहीं लेकर के जाएंगे। तो हंसी की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मानो अगर वो परिवर्तन हमारे अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली बच्चों को ये रियलाइजेशन होती है कि यस, अवर पेरेंट्स हैव बिकम मच मोर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। हर चीज को जो पहले थोपते थे वो अब ये ऐसा नहीं करते, अभी दे आर मच मोर कामर। तो हम धीरे धीरे उन बच्चों को इसका फ्लेवर टेस्ट कराएं। कई बारी बड़ी सिंपल चीज है, जैसे यू सी द ज्ञान इज सो लॉजिकल कि हु इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग कॉन्स्टेंटली। हम कहते हैं मैं मेरी आंखों के द्वारा देखती हूँ, मैं आंखें नहीं देखती, मैंने मेरी आंखों के द्वारा देखा, मैंने मेरे मुख के द्वारा बोला, मैं मुख नहीं बोल रहा। तो ये बड़ी सिंपलिस्टिक बातें हैं। हु इज स्पीकिंग, who is the one who is actually feeling, who is the one who's creating these emotions, who is the one who feels bad, किसको बुरा लगता है। अगर एक मृतक शरीर हो यहाँ पर तो उसको क्या बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ था जो अभी नहीं है। तो ये लॉजिकल बातें जब हम समझेंगे और हम समझ करके उनको समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। लीड बाय क्योंकि यस, लीड बाय एग्जाम्पल। जब व्हेन आई एम पॉइंटिंग आउट माय फिंगर टू यू दैट यू मस्ट चेंज, तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ भी मुझे कहती हैं कि नहीं मोनिका, पहले तुम्हें परिवर्तित होना है। तो सबसे पहले स्व परिवर्तन से ही आपके घर का भी परिवर्तन होगा और इस विश्व का भी परिवर्तन होगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले स्वयं के ऊपर। आईटी में बड़ा सुंदर बात कही गई है, कहते हैं पुट आई बिफोर टेक्नोलॉजी, आई बिफोर टी। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मेरे जीवन में मैं खुद। पहले स्वयं का ध्यान रखो। खुद एम्पावर होगे तो हम औरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। खुद पॉजिटिविटी देखिए। अब ये जो प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये एक दिन की प्रॉब्लम्स नहीं है। ये बनते बनते ये माहौल बना है। आज हम मंदिर में जाते हैं, हमको वहां जाना अच्छा लगता है क्योंकि वाइब्रेशंस है वहां की, उस संस्थान की। सिमिलरली आज हमारे घर की अगर स्थिति थोड़ी ऐसी हो भी गई है, बच्चों के बीच में एक टकराव हमारा हो भी जाता है, तो इट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आज एक मैजिक बैंड हिलाने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आज ये परिवर्तन की जो अग्नि है अगर हम आज से ही ज्वलंत कर लेते हैं, तो व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड हैज टू चेंज। ये परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन जब हम इस परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं तो एक भी नेगेटिव थॉट मत लाए। ये होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं वाली बात ही नहीं है, होना तो है ही। तो स्वयं को एम्पावर करते, जैसे एक बच्चा है ना, रेस में भागना शुरू हुआ, वो रुकता भी है तो भी उसकी मम्मी कह रही है बेटा भाग भाग भाग, बहुत बढ़िया भाग रहा है। हो सकता है वो भागते भागते कभी फर्स्ट ही आ जाए। तो इसलिए अब हमारी ये जर्नी शुरू हो गई है, पीछे मुड़ करके मत देखिए, पीछे तो खाई है, इसलिए चलते जाइए आगे। हाथ भगवान का पकड़ा है तो बस कीप मूविंग, द थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। क्योंकि यदि इस पूरे बोझे को हम खुद उठाएंगे तो हम परेशान होते रहेंगे। भगवान कहता है मेहनत ना करो बच्चों, मोहब्बत से चलो। सारा जो भी बोझा है ना, ये सब मुझको अपना टोकरा दे दो, एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर होम विच इज हिज होम। हमने पिछली बारी भगवान को अपने घर में बिठाया था ना, तो उसको बिठाया है तो बड़ों को ही बोझा दे देना चाहिए, जबरदस्ती अपने सिर पे बोझा नहीं रखना चाहिए। अभी दीदी कोई मनीत कौर जी हैं, ये अपना एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, फिर हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे आपके साथ। तो मनीत कौर जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति मैम। मेरा क्वेश्चन जो आपने अभी आंसर दिया उसी के लिए था कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, लाइक माय सन इज 17, तो वो फिर ऐसे आपको एक तरह से चैलेंज करते हैं।
अच्छा ये कोई काम नहीं बनता, तो जैसे अगर हम उनको ज्ञान की तरफ ले जाना भी चाहते हैं तो वो कहते हैं कि देखा ये अब ये काम नहीं बना, देखा क्या कर लिया आपके बाबा ने, क्या हो गया आपके ज्ञान से। मतलब ऐसे तो आप उन बच्चों को कैसे टर्न कर सकते हैं टुवर्ड्स ज्ञान। नहीं, वो आप हर एक चीज को ना आपके आपके अंदर कोई फॉल्ट निकालेंगे और कहेंगे अच्छा ये सीख रहे हो आप ज्ञान से। तो हाउ टू हैंडल दैट। देखिए, हमारी मदर एक बहुत सुंदर बात बोलती हैं और वो हमेशा यही कहती हैं कि आप हमेशा ये समझो कि आप एक कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने आता है वो परीक्षा का रूप है, यानी वो आप एक टेस्ट पेपर दे रहे हो। और मम्मा भी यही बहुत सुंदर बात बोलती है कि एवरी टाइम यू आर इन अ टेस्ट। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि ये ज्ञान किसी के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए ये ज्ञान नहीं है, ये आपके स्वयं के लिए। आपके अंदर परिवर्तन देख के, आपके स्वभाव के अंदर परिवर्तन देख के, आपके जीवन शैली के अंदर परिवर्तन देख के उन बच्चों का भाग्य उनको स्वतः ही आपकी तरफ खींच कर। तो ये चीज आप बहुत सहज रूप से समझ कर देखें। हमारे जीवन में भी हुआ कि ये लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं रही। ज्ञान में आने के बाद परिस्थितियां आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, बीमारी के रूप से आती हैं। और हमारे माता पिता को, क्योंकि हम छोटे थे, बहुत बहुत बातें सुननी भी पड़ी और ये भी करना पड़ा। लेकिन आप एक बल और एक भरोसा नॉर्मली रखते हैं तो परमात्मा निश्चय की परीक्षा भी लेता है, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय भी। तो आप उनको चेंज नहीं करें, चेंज आपको स्वयं करना है। और जब भी कोई ऐसी बात बोले तो प्यार से मुस्कुरा, आप प्यार से कर दीजिए। कहते हैं कि सबका कल्याण होगा और आगे आपका भी अच्छा होगा और हमारा भी सब अच्छा होगा। परमात्मा हर चीज के लिए हमारे लिए कल्याण करे। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस कंपैरिजन में हम बिल्कुल भी नहीं जाए। ओके ओके, ओम शांति। तो अब हम इस सेशन को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जल्द ही आप लोगों से फिर से मिलेंगे। और मोनिका दीदी से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट हम लोगों को उस परमात्म सुख का, मेडिटेशन का जरा स्वाद चखा दे सभी को। ओम शांति। ओम शांति। सभी बहुत आराम से बैठ जाएं। I will play some music. अगर वैभव भाई हैं तो कोई म्यूजिक बजा सकते हैं। ओम शांति। बहुत रिलैक्स होकर कंफर्टेबली बैठ जाए और अपने आप को ये शुद्ध संकल्प दें कि कुछ क्षणों के लिए चलता हूं, इन सभी बातों से उपराम होकर अपने जीवन को देखें। इस जीवन में हर एक व्यक्ति चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे जीवन में मेरे स्पाउस के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, हर व्यक्ति एक एक्टर के समान है और हर व्यक्ति
अपना बहुत सुंदर पार्ट प्ले कर रहा है। ड्रामा की खूबसूरती है कितनी सुंदरता से उस पार्ट को प्ले किया जाए। सुप्रीम डायरेक्टर भगवान ने मुझे चुना है इस सुंदर बगिया के लिए। जिसमें चाहे बच्चों के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, कोई ना कोई मेरा टेस्ट पेपर बन मुझे आगे बढ़ाने के लिए आता है। पर मैं कभी दिल शिकस्त नहीं होती। मुझे पता है मैं स्वयं पिता परमात्मा की संतान हूं। परफेक्ट एक्टर प्लेइंग माय रोल परफेक्टली। मैं अपना पार्ट सहज और शांत होकर, प्यार से परिपूर्ण होकर अपना पार्ट प्ले करना जानती हूँ। मैंने समझ लिया है ये मेरा घर नहीं, अपितु ये मेरा सेवा स्थान है। ये स्वयं पिता परमात्मा का घर है। हमारे घर का हेड ऑफ द फैमिली स्वयं भगवान है। ये घर उसका, ये बच्चे उसके, ये परिवार उसका। मुझे तो सिर्फ एक रोल मिला है, जिस रोल को मैं बखूबी प्ले करना जानती हूँ। अनुभव करें भगवान की छत्र छाया मेरे पूरे घर के ऊपर है और भगवान का हाथ मुझ आत्मा के सिर पर, और भगवान मुझसे कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। सदैव अपने को कंबाइंड स्वरूप में, अर्थात भगवान को अपना साथी मान लो।
मैं ऐसा साथी हूँ जो सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, हर चीज में तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्यार में बांधा हुआ हूँ। तो आज से मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की हुई और खुद हम रिलैक्स हो गए। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आज सभी को अपने सभी प्रश्नों के मैक्सिमम हमने आज कवर करे हैं, तो आंसर्स मिले होंगे। और हम जल्द ही एपिसोड 4 के साथ अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलेंगे आपके हर प्रश्न का निवारण करने के लिए। ओके, गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। गुड ओके नाइट। जी। गुड नाइट। ओम शांति। दी। ओम शांति।